So hello everyone, my name is Ankit Kuswaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IIT Sri City. मेरा ब्रांच ECE है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स और हमने इसके दो सेशन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आज इसका तीसरा सेशन करते हैं। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क व्हाट हैपेंस टू शुगर प्रेजेंट इन इट। हमें पूछ रहा है जब कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है, तो मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस समय शुगर जो होता है उसके अंदर उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो वो कौन सा शुगर होता है पहले तो ये देख लेते हैं। तो वो शुगर होता है लैक्टोज। ठीक है, और वो क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल है, द शुगर लैक्टोज is converted into lactic acid is converted into lactic acid कौन से प्रोसेस में, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 41। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हम सबको पता है कि 5 OH ग्रुप्स होते हैं, पर अपन उसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका एक टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है, ग्लूकोज का जब एसाइलेशन करते हैं ना एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, तो वो पेंटाएसिटिल डेरिवेटिव देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो सिंपल सा टेस्ट है, अपन करके देखते हैं उस टेस्ट को। रिएक्शंस लिख लेते हैं उसके। सो ग्लूकोज gives pentacetyl derivative on acylation with acetic anhydride। ठीक है, अब अपन इसका रिएक्शन देखते हैं, इसका रिएक्शन क्या है। ये अपने पास ग्लूकोज है, CHO CHOH4 CH2OH। इसका रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये हो जाएगा CH3CO CO2O। ठीक है, और इसको अपन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ZnCl2 और हीट। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिलेगा, ये अपने को मिलेगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CHO CHO CO CH3 4 एंड CH2OCO CH3। और अपने पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड भी हो गया। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, दिस confirms the presence of 5 OH groups। This confirms the presence of 5 OH groups। So that's it, ये था क्वेश्चन नंबर 42। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, why does compound A given below not form an oxime। तो हमें ये कंपाउंड दिया है। ठीक है, और ये पूछा है कि ये ऑक्साइम क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 43। बेसिकली इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ठीक है, ये जो अपना स्ट्रक्चर है इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ये क्या है, ये है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। बेसिकली क्या होता है, इसके पास एक कोई भी फ्री ओएच ग्रुप नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इसको अपन ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते जिसमें फ्री CHO ग्रुप हो, और इसलिए ये ऑक्साइम नहीं बनाता है। बस सिंपल सा है, तो इसको अपन नोट कर लेते हैं, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट हैव does not have a free CHO group, does not have a free OH group at C, and therefore it cannot be converted to open chain form to give free aldehyde group। ठीक है,
open chain form to give a free aldehyde group and hence it does not form the oxime. So that's it. ये था क्वेश्चन नंबर 43. आई होप कि आप सबको क्लियर होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे. सो क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाई मस्ट विटामिन सी बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट. सो हमें पूछा विटामिन सी को हमें रेगुलरली क्यों सप्लाई करना चाहिए अपने डाइट में. ठीक है. तो बेसिकली विटामिन सी जो है ना वो वाटर सॉल्युबल होता है. उसकी वजह से एक्सेस ऑफ उसका जो पार्ट है वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है, तो हमारे बॉडी में विटामिन सी बचता ही नहीं है. ठीक है. तो इसलिए इसका रेगुलरली सप्लाई लेना चाहिए ताकि कुछ विटामिन सी बॉडी में स्टोर हो सके. सो आई होप कि क्लियर होगा एक्सप्लेनेशन. अब इसको लिख लेते हैं. सो बेसिकली इसका मेन पॉइंट क्या है, विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल. विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल and hence excess of it is readily soluble. Excess of it is readily excreted in urine, so it cannot be stored in our body. So it cannot be stored in our body, and hence it should be regularly supplied in diet. It should be regularly supplied in diet. सो दैट्स इट. ये था क्वेश्चन नंबर 44. आई होप कि आप सबको क्लियर होगा. अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे. सो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज लीवोरोटेटरी. एक्सप्लेन. सो हमने एक सिमिलर सा क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है ऐसा ही. उसमें उसमें भी हमने देखा था कि सुक्रोज क्यों डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और हाइड्रोलिसिस के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है लीवोरोटेटरी में. ठीक है. तो फिर से हमें वैसा ही मिलता जुलता सेम क्वेश्चन पूछा है, तो इसको देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा. सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 45. सो सबसे पहले अपना सुक्रोज जो है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है. सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैविंग अल्फा डी इज इक्वल टू, अल्फा डी की कुछ वैल्यू होती है. अल्फा डी क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन. हैविंग अल्फा डी इज इक्वल टू प्लस 66.5 डिग्री. ओके. उसके बाद क्या होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस with dilute acids or enzymes it gives equimolar glucose and fructose. ठीक है. जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें इक्विमोलर मिलते हैं, किसके किसके, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के. इट गिव्स इक्विमोलर डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज. सो ये अपना सुक्रोज, इसमें अपन वाटर ऐड किए इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो अपने को क्या मिला, ग्लूकोज मिला और फ्रक्टोज मिला. ग्लूकोज क्या होता है, डी प्लस. ठीक है. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है डी प्लस, और इसके साथ अपने को और क्या मिला, इसके साथ अपने को मिला फ्रक्टोज. फ्रक्टोज का फॉर्मूला आई होप कि आप सबको पता होगा, सेम ही होता है दैट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, और ये होता है डी माइनस कॉन्फ़िगरेशन, डी माइनस फ्रक्टोज. सो अब यहाँ पे अल्फा डी की वैल्यू अलग अलग होती है. ठीक है. ग्लूकोज के लिए अल्फा डी की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए वैल्यू होती है प्लस 52.4, और फ्रक्टोज के लिए अल्फा डी की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए वैल्यू होती है माइनस ऑफ 92.4 डिग्री. सो ओवरऑल जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास नेगेटिव में आएगा स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू, और उसकी वजह से अपना जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा लीवोरोटेटरी में. ठीक है. तो बस यही था, इसको अपन नोट करते हैं. सिंस डी माइनस फ्रक्टोज has larger specific rotation, has larger या greater कुछ भी बोल सकते हैं, larger specific rotation then D minus fructose has larger specific rotation than D plus glucose. The resulting mixture has specific rotation of minus of 39.9 degree. The resulting mixture has specific rotation of minus of 39.9 degree. Therefore, the mixture is levorotatory. Therefore,
द मिक्सचर इज लीवोरोटेटरी। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 45 आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे। सो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? अमीनो एसिड्स बिहेव्स लाइक सॉल्ट्स रेदर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सप्लेन। तो हमें बोल रहा है अमीनो एसिड सॉल्ट की तरह बिहेव करता है रेदर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखते हैं इसको। सो बेसिकली क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जो COOH ग्रुप होता है ना अमीनो एसिड का, वो एक प्रोटॉन लॉस करता है और NH2 ग्रुप जो है ना वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या बनता है, उसकी वजह से ज्यूटर आयन बनता है और वो क्या होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से अमीनो एसिड सॉल्ट की तरह बिहेव करता है रेदर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा ये 46, क्वेश्चन नंबर 46। इसको अपन नोट करते हैं। इन एक्वा सॉल्यूशन द COOH ग्रुप, the COOH group of an amino acid loses a proton and NH2 group accepts a proton to form jitter ion, which is a salt. To form jitter ion salt. ये अपना अमीनो एसिड ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है अपना ज्यूटर आयन में। ये हो गया अपना ज्यूटर आयन। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 46 आप सबको क्लियर होगा। कुछ नहीं होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जो अपना अमीनो एसिड होता है ना उसका जो COH ग्रुप होता है वो एक प्रोटॉन लूज करता है और जो अपना NH2 ग्रुप होता है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से अपना ज्यूटर आयन बन जाता है जो कि एक सॉल्ट होता है। दैट्स इट, यही था क्वेश्चन नंबर 46। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानीन आर गिवन बिलो, सो द पेप्टाइड लिंकेज इन ग्लाइसिल अलानीन। ठीक है, तो हमें ग्लाइसिन और एलेनिन का स्ट्रक्चर दिया, ये ग्लाइसिन और ये एलेनिन है, और हमें बोला है कि इनके बीच में जो पेप्टाइड लिंकेज होता है ना ग्लाइसिल अलिनिन में, वो शो करने को बोला है। तो ठीक है, इसको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसको शो भी कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, तो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप और एलेनिन का अमीनो ग्रुप दोनों कंबाइन होते हैं और अपने को क्या देते हैं, ग्लाइसल अलीन देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं, द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन एंड अमीनो ग्रुप ऑफ एलानीन व्हेन combines टुगेदर दे फॉर्म ग्लाइसल अलिनीन, दे फॉर्म ग्लाइसल अलिनीन थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज। तो एक बार दोनों का फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं। तो ये अपना ग्लाइसिन और अपने को चाहिए एलानीन चाहिए, तो ये है अपना एलानीन और ये अपना ग्लाइसल अलानीन, ठीक है। अब जो अपन बनाने जा रहे हैं तो ये हो गया H2N, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, C COOH और ये CH3, और ये अपना पेप्टाइड लिंकेज। ये क्या है, ये अपना पेप्टाइड लिंकेज। बस यही अपना क्वेश्चन नंबर 47, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइसल अलानीन। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर होगा आप सबको। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 48 पे। सो अपने पास क्वेश्चन नंबर 48 है। प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विथ अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन। ठीक है, तो नेटिव प्रोटीन क्या होता है, बताया है कि जो प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल सिस्टम में फाइंड किया जाता है, जिसके पास एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर हो और वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करे, उसको नेटिव प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, व्हेन अ प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव फॉर्म इट इज सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और अ केमिकल चेंज लाइक चेंज इन pH, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टू एक्सप्लेन द कॉज। सो मैं बोला जब प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में होता है तो सब्जेक्ट टू चेंज होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी होता है। तो वो चेंज क्यों होता है, ठीक है।
सो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर और भी अदर तरह के जो फोर्सेस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो अपना ग्लोबुलस है वो अनफोल्ड हो जाता है, अपना हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो कुछ कुछ अपना पार्ट लूज कर देता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। और अपन उसको ही क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो बस इसको नोट कर लेते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा, इसको नोट कर लेते हैं अपन। ड्यू टू फिजिकल और केमिकल चेंज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड other attractive forces are disturbed, globulus unfold, and helix gets uncoiled to form a thread-like molecule. So therefore, secondary and tertiary secondary and tertiary structures of protein loses all or part of their biological activity, loses all or part of their biological activity. This process is called denaturation of protein. This process is called denaturation of protein. सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। सो ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 66.22 किलोजूल पर मोल, while the activation energy is only 2.15 kilojoule per mole when hydrolysis is catalyzed by the enzyme sucrose, explain। सो हमें बोल रहा है जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना फॉर द एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये 6.22 किलो जूल होता है, पर एक्टिवेशन एनर्जी केवल 2.15 किलो जूल पर मोल होता है। क्यों? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो अपना एंजाइम्स होता है ना वो बायो कैटलिस्ट होता है, वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने पास ये है ना, ये अपना पाथ है, तो एंजाइम्स क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट कर देंगे, ये शॉर्टकट पाथ। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज द एंजाइम सुक्रेज रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम 6.22 किलोजूल टू 2.15 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो अपना रिएक्शन है ना वो बहुत तेजी से होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। तो बस यही था इससे एक्सप्लेनेशन, इसको अपन नोट कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 49 को, 49 के सॉल्यूशन को आई मीन। सो सबसे पहला तो अपना पॉइंट है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। दे reduce the magnitude they reduce the magnitude of activation energy by providing alternative path of activation energy by providing alternative path। अब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज में बेसिकली क्या होता है, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज द एंजाइम सुक्रेज रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। एक अपने पास एंजाइम जो होता है उसका क्या नाम है, सुक्रेज। ठीक है, तो एंजाइम सुक्रेज रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम 6.22 किलोजूल पर मोल टू 2.15 किलोजूल पर मोल। देख रहे हैं, इसको हाफ से भी कम कर दिया। ठीक है, एंजाइम 6.22 किलोजूल पर मोल टू 2.15 किलोजूल पर मोल। एज अ रिजल्ट क्या होता है, अपना रिएक्शन बहुत ही फास्टर रेट से होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। एज अ रिजल्ट एंजाइम कैटलिस्ट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शंस occur at a much faster rate occur at a much faster rate than the ordinary chemical reactions than the
ordinary chemical reactions using conventional catalysts. So, using conventional catalysts. सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 49 आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50th पे। सो क्वेश्चन नंबर 50th क्या है? हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल? तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि अपन किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके प्रेजेंस को कैसे प्रूफ करेंगे, लाइक कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज को अपन रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्सल अमाइन से। ठीक है, तो उससे क्या मिलता है, उससे हमें मोनो एग्जाइम मिलता है। और फिर उसमें एक और हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करेंगे तो हमें साइनोहाइड्रीन मिल जाता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में। ये नहीं पता है कि वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, पर इतना पता चल जाता है कि वो कार्बोनिल ग्रुप है। उसके बाद अपन उसका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा के पता कर लेते हैं कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो बस यही है, इसको लिख के देखते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म अ मोनोएंजाइम and adds 1 mole of hydrogen cyanide, 1 molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin। ये अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें अपन NH2OH ऐड करते हैं तो ये अपने को क्या मिलता है, अपने को मिलता है CH डबल बॉन्ड NOH, उसके बाद CHOH4, इसका तो अपने को मिलता है CH2OH। और ये क्या है, ये है ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसमें एक HCN का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ठीक है, तो उससे अपने को मिल जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। उससे अपना ये कंफर्म हो जाएगा कि अपने पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। ये नहीं कंफर्म हुआ अभी कि एल्डिहाइड है, पर ये पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप है अपने पास। ठीक है, अब इसमें अपन HCN ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला CHOHCN, CHOH4, CH2OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। Therefore, it contains a carbonyl group. Contains a carbonyl group which can be aldehyde or ketone। अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, which can be aldehyde और ketone। अब अपन क्या करेंगे, अब इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, जो कि अपने को ग्लूकोनिक एसिड देता है। उससे अपने को पता चलेगा कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज गिव्स gluconic acid, which is a carboxylic acid containing six carbon atom, which is a carboxylic acid containing 6 carbon atoms. This indicates that carbonyl group present in glucose is an aldehyde group. That carbonyl group present in glucose is an aldehyde group। अपन ये लास्ट वाला रिएक्शन भी लिख लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये है अपना ग्लूकोज, इसमें ऐड किया ब्रोमीन वाटर, तो ये अपने को मिला ग्लूकोनिक एसिड, जो कि अपने को कंफर्म करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो है एल्डिहाइडिक ग्रुप। सो दैट्स इट, यही था क्वेश्चन नंबर 50th। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, which molecule of nucleosides are involved in the formation of phosphodiester linkage present in dinucleotides? What does the word diester in the name of linkage indicate? Which acid is involved in the formation of this linkage?
सो हमें पूछा है कि सबसे पहले पूछा है विच मोइटीज ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट इन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। सो हमें पता है कि न्यूक्लियोसाइड्स है वो फॉस्फोरिक एसिड से लिंक किए जाते हैं कौन सी पोजीशन पे, 5' पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी, जिससे हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है। ठीक है। और फर्दर अपन दो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है। अब उन दो न्यूक्लियोटाइड्स को किससे ज्वाइन करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ज्वाइन करते हैं। ठीक है। बस यही है अपना इस क्वेश्चन में। अब इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है। तो सबसे पहले अपने पास न्यूक्लियोसाइड्स होता है। ठीक है। उसको अपन फॉस्फोरिक एसिड से लिंक करते हैं एट 5' पोजीशन पे। सो न्यूक्लियोसाइड्स are linked to phosphoric acid at 5' position of sugar moiety to form a nucleotide। ठीक है। राइट। तो अपने अपने को न्यूक्लियोटाइड कैसे बना ये समझ में आ गया। अपने पास न्यूक्लियोसाइड है, उसमें अपन फॉस्फोरिक एसिड को लिंक करते हैं एट 5' पोजीशन ऑफ सुगर मोइटी, तो अपने को क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है। तो एक काम करते हैं, अपन इसका स्ट्रक्चर पैरेलली बनाते चलते हैं। ठीक है, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए। सो ये अपने पास शुगर, यहाँ पे अपना बेस है, ये अपना 5' कार्बन है, और यहाँ पे अपना फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लिंक है। सो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होगा इसका न्यूक्लियोटाइड का, उन दोनों को अपन ज्वाइन करके डाई न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। ठीक है। तो एक और सिमिलर मॉलिक्यूल बना ही लेते हैं अपन साथ में। यहाँ पे भी बेस है, ये CH2 ग्रुप है, इससे अपना फॉस्फोरिक एसिड लिंक है, और यहाँ पे OH ग्रुप है। सो ये भी है, क्या है, ये भी है अपना न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों को अपन फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ज्वाइन करते हैं। ठीक है। इन दोनों को किससे ज्वाइन करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो अपना 5' शुगर है ना, 5' कार्बन ये हो गया, ये अपना हो गया 4' कार्बन, ये हो गया अपना 3' कार्बन। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये वाला जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। यही होता है अपना फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। सो अपन एक बार फाइनल स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि अपने पास क्या मिलता है एज अ रिजल्टेंट। तो ये अपना फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और ये CH2 से अटैच है, ये अपना बेस, ये अपना OH, ये अपना 3' कार्बन, ये भी अपना 3' कार्बन। ठीक है। सो बस यही अपना एंड प्रोडक्ट डाई न्यूक्लियोटाइड। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा, हमने सबका स्ट्रक्चर भी बना के एक एक करके देख लिया है। और यही था अपना क्वेश्चन नंबर 51। सो थोड़ा सा और नोट कर लेते हैं इसमें फर्दर पॉइंट्स। अपना न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया वो नोट करते हैं। फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स आर joined together by phosphodiester linkage, are joined together by phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon atoms, between 5' and 3' carbon atoms of pentose sugar to form dinucleotide of pentose sugar to form dinucleotide. Phosphoric acid is involved in formation of this linkage। ठीक है। हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा था ना, विच एसिड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस लिंकेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। सो इसको भी नोट कर लेते हैं।
phosphoric acid is involved in formation of this linkage. So that's it, यही था अपना क्वेश्चन नंबर 51। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 51 कैसे सॉल्व होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस इन विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर दे प्रेजेंट? सो मैं पूछा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है और ये किस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, अपने जो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स है तो वो एक दूसरे से कैसे ज्वाइन होते हैं? वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं थ्रू एन ऑक्साइड लिंकेज, और उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। उस लिंकेज को अपन क्या बोलते हैं? उस लिंकेज को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? ये डाइसेक्राइड्स में, ट्राइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपन नोट करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule. Two molecules of monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule. ठीक है, such a linkage between two monosaccharides unit to oxygen atom is called glycosidic linkage. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. अब अपना नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा था? इन विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर दे प्रेजेंट? कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं? तो हर तरह के बायोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो शायद वो चाहे मोनोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो, या नहीं नहीं, मोनोसेक्राइड में तो नहीं होता। मोनोसेक्राइड में तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही नहीं होता। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर प्रेजेंट इन डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल क्या है? सुक्रोज, ठीक है, ट्राइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स एक्सेट्रा। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? विच मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लूकोज एंड विच लिंकेजेस लिंक दिस यूनिट्स? तो हमें पूछा है कि स्टार्च में कौन सा मोनोसैकेराइड यूनिट होता है, सेलुलोज में कौन सा होता है, ग्लूकोज में कौन सा होता है, और कौन सा लिंकेज इन्हें लिंक करता है आपस में, ठीक है। तो एक एक करके सबका देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है किसके में। सो सबसे पहले अपने पास स्टार्च, फिर अपने पास सेलुलोज, फिर अपने पास ग्लूकोज। सो स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं अपने पास, ठीक है। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं अपने पास। अब अपने को पूछा है कौन सा लिंकेज होता है, ठीक है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन में अपने पास क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और सेलुलोज में अपने पास ग्लाइकोसिडिक बीटा लिंकेज होता है, ठीक है। सो इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोसिडिक अल्फा लिंकेज is present, and in cellulose glycosidic beta linkage is present between glucose units. सो ये था क्वेश्चन नंबर 53। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? हाउ डू एंजाइम्स हेल्प अ सबस्ट्रेट टू बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली? सो हमें पूछा है कि एंजाइम्स कैसे हेल्प करते हैं एक सबस्ट्रेट को ताकि वो रिएजेंट से इफेक्टिवली अटैक हो सके, ठीक है। सो क्या होता है ना, एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट्स होता है जहाँ पे वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आसानी से रिएजेंट आते हैं और अटैक कर देते हैं सबस्ट्रेट को, ठीक है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। सो बस यही है इसका सॉल्यूशन। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स hold the substrate molecule in a suitable position so that
it can be attacked by the reagent effectively, so that it can be attacked by the reagent effectively, attacked by the reagent effectively. So बस यही होता है, एक्टिव साइट्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट को होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवली रिएजेंट अटैक कर पाते हैं। सो मैं थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी करवा देता हूँ। ये एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये अपना सबस्ट्रेट है। तो क्या होता है, ये होता है, ठीक है, अपना एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को अच्छे से होल्ड कर लेता है। बस ये अपना एंजाइम है, ये अपना है एक्टिव साइट, ये अपना सबस्ट्रेट, और ये क्या है, ये है अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो दैट्स इट। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 54। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक सॉल्व कर लिया है, और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। अब अपन नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चन नंबर 55 से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।